मैं तो कहती हूँ कि सरकार बदल दीजिए, अपना भविष्य बदल दीजिए। आपसे इन्होंने पुराना पेंशन छीना, हम आपको पुराना पेंशन वापस देंगे। आपसे डिग्री छीनी, आपसे रोजगार छीना, हम आपको देना चाहते हैं। दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीरियड चैनल। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही ख़ास और अहम बात देश की राजनीति के संबंध में रखने जा रहे हैं, जिसका समझना हर एक देशवासी के लिए ज़रूरी है। उसकी वजह यह है, और देश की सारी राजनीति और राजनेता देश की आवाम के लिए है। आवाम से देश बनता है, यानी हमारा जो संविधान है उसकी जो बुनियादी रूह है वो बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल ही है। लोगों के द्वारा, लोगों के लिए चुनी गई सरकारें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लोगों के लिए क्या सरकारें चुनी जाती हैं, या सरकारों में बैठे लोग अपने लिए सरकार चुनते हैं, अपने लोगों के लिए चुनते हैं, यानी उनकी अपनी पार्टी के लोग या अपने इर्द गिर्द घूमने वाले लोग। सबसे बुनियादी बात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो बहुत अहम है और गौर से सुनने की है, क्योंकि उससे हर एक देशवासी का भविष्य जुड़ा हुआ है। इससे पहले कि हम आपके साथ उस अहम और इम्पॉर्टेंट बात को रखें, आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें। दोस्तों, सियासी पार्टियों की कुछ विचारधाराएं होती हैं। देश में एक विचारधारा जो 1952 से चल रही है, उसको हम गांधीवादी विचारधारा कहते हैं। गांधीवादी विचारधारा के मुकाबले में इस वक्त एक विचारधारा जो सियासी तौर पर काफ़ी सरगर्म है, उसको हम गॉडसे विचारधारा कहते हैं, या सावरकर विचारधारा भी कहते हैं। इन दोनों विचारधाराओं को समझने की ज़रूरत है। देश के लिए और देश के लोगों के लिए कौन सी विचारधारा सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब हम देश की बात करते हैं कि देश के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, तो उसके लिए जाहिर है बात देश की जनता की होती है। देश जनता के बिना तो सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा है। इसलिए हमें अपनी विचारधारा, अपनी योजनाएं, अपनी नीतियां सब देशवासियों के लिए या जनता के लिए ही तैयार करनी होती हैं। कोई आदमी अपने आप को देशभक्त कहे और देश की जनता के विरोध में रहे, या उसकी विचारधारा जन विरोधी हो, तो उसको आप देशभक्त नहीं कह सकते। हम इस वक्त बात कर रहे हैं उस पॉलिटिकल पार्टी की, दोस्तों, जो विपक्ष के रूप में ये पार्टी उभर कर सामने आ रही है रफ्ता रफ्ता। दिल्ली, पंजाब, उसके बाद अब गुजरात। बहुत मुमकिन है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी को अच्छी खासी सीटें मिल जाएं। हमारा जो इशू है वो विचारधारा है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि बीजेपी के कई बड़े नेता पंजाब चुनावों में ये बात कहते हुए सुने गए कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा में कोई ख़ास अंतर नहीं है। नेताओं ने, कुछ राजनीतिज्ञों ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी को सदस्यता देने की शर्त है वो आरएसएस से बहुत मिलती है। उन्होंने मिसाल के तौर पर कहा कि आरएसएस की शाखा में अगर कोई शख्स एक बार आ जाता है तो उसको आरएसएस का सदस्य मान लिया जाता है। इसी तरह आपको याद होगा, आम आदमी पार्टी ने भी अपने सदस्यता अभियान में एक टेलीफोन नंबर जारी किया था। कहा गया कि जो भी इस नंबर पर अपना मिस कॉल देगा, हम उसकी सदस्यता स्वीकार कर लेंगे। अगर गलती से भी किसी की कॉल लग जाती है तो भी उसको अपना सदस्य कंसीडर कर लिया जाएगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी की विचारधारा को हमें समझना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, बल्कि कुछ ख़ास लोगों की भी पार्टी हो गई है। अब ख़ास लोग भी उसके साथ जुड़ने लगे हैं, क्योंकि ख़ास लोगों का ताल्लुक सत्ता से होता है। जब देखा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब और गुजरात की तरफ बढ़ रही है और रफ्ता रफ्ता देश की बड़ी सियासी पार्टी बनने जा रही है, तो ख़ास लोगों ने आम आदमी पार्टी से अपना नाता जोड़ना शुरू कर दिया। ऐसे में दो चीज़ें यहाँ समझना ज़रूरी होगा। हमारे मित्र एंकर्स अरविंद केजरीवाल से ये सवाल पूछते रहे हैं कि आप बीजेपी की नहज पर चल रहे हैं, यानी जो उनकी हिंदुत्ववादी नहज है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आम आदमी पार्टी की विचारधारा सावरकर और गोलवालकर की विचारधारा है, गॉडसे की विचारधारा है, या कुछ अलग है। अभी तक इस बात को सही अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस तरह का कोई बयान कभी आया नहीं है कि उनकी क्या विचारधारा है। वो कहते हैं हम तो विकास की बात करते हैं, हम तरक्की की बात करते हैं, हम एजुकेशन, हेल्थ की बात करते हैं, हम गरीब लोगों को, दबे कुचले लोगों को
उनको रोजगार से जोड़ने की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, यही बात आरएसएस भी कहती है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बहुत अहम पॉइंट है जो हमें समझना है। अरविंद केजरीवाल इस बात को आमतौर पर कहते हुए मिलते हैं कि हम कट्टर ईमानदार पार्टी है हमारी, हम देशभक्त हैं, हम कट्टर देशभक्त हैं। ये कट्टर देशभक्त और कट्टर ईमानदार की बात आरएसएस भी अपने विचारों में करती है, आरएसएस के लोग भी करते हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों में धारा 370 हटाई जा रही थी जम्मू कश्मीर से। उस वक्त आम आदमी पार्टी ने संसद में बीजेपी का समर्थन किया। 2020 के दिल्ली दंगों में आम आदमी पार्टी की भूमिका सवालों के घेरे में रही। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, आम आदमी पार्टी के सारे नेता हमेशा जो है वो बीजेपी को गालियाँ देते रहते हैं, बीजेपी आम आदमी पार्टी के लोगों को गालियाँ देती रहती हैं, उनके खिलाफ मुकदमे होते रहते हैं और उनको आए दिन ईडी और सीबीआई और इंटेलिजेंस की उनके खिलाफ रिपोर्ट्स बनती रहती हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ शक की सुई जर्रा बराबर भी इस तरफ न जाए कि आम आदमी पार्टी आरएसएस की विचारधाराओं पर चल रही है, इसलिए ये सब कुछ होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक बात और दूसरी बहुत अहम जो समझने की है वो ये कि बीजेपी का एक नारा बहुत अहम रहा है, कांग्रेस मुक्त भारत। अब वो कांग्रेस मुक्त भारत चाहती है या लोकतंत्र मुक्त भारत चाहती है, संविधान मुक्त भारत चाहती है, इसके बारे में भी समझना जरूरी है। लोकतंत्र मुक्त भारत बनाने के लिए उनको बुनियादी तौर पर लोकतंत्र के खिलाफ काम नहीं करना, बल्कि कुछ ऐसी विचारधाराओं को सामने लाना है जो कांग्रेस का विकल्प बनकर देश में उभरें। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हर उस प्रदेश में बहुत ही मेहनत से लड़ती है जहां कांग्रेस की सरकारें होती हैं या जहां कांग्रेस का वोट होता है। पंजाब में भी यही रहा और दिल्ली में भी यही हुआ। अब गुजरात में भी आप देखेंगे कि वहां पर कांग्रेस का अच्छा खासा वोट है। तो देखना यह है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत की बात को आगे बढ़ा रही है या लोकतंत्र मुक्त भारत को। हालांकि आम आदमी पार्टी के संयोजक आमतौर पर बीजेपी के बारे में बीजेपी पर ये आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी देश से लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है, देश से के संविधान को ख़त्म करना चाहती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल हिंदू कार्ड खेलने के चक्कर में ये भूल गए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ नोटों पर लक्ष्मी या गणेश जी की तस्वीर लगाना भी अलोकतांत्रिक होगा। और पूंजीपति लोग तो नोटों की बिस्तर बनाकर उस पर सोते हैं। ऐसे में ये खुद देवी देवताओं का अपमान होगा। हालांकि नोटों से गांधी जी की तस्वीर हटाने की बात भी सामने आती रही है। मैंने जैसे पहले कहा, ये बात आरएसएस भी करती है कि हम देशभक्त पार्टी हैं और राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। हमारा हर कार्यकर्ता राष्ट्र के प्रति समर्पित है। ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है कि आरएसएस के जितने भी ऑफशूट्स हैं वो एंटी सोशल गतिविधियों में यानी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं, जिसके रिकॉर्ड मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी जिस वक्त देश की मुख्य विरोधी पार्टी बनकर उभरेगी, क्या उस वक्त कांग्रेस ख़त्म हो जाएगी? ये भी एक सवाल है। इन सब के बावजूद एक चीज़ बहुत काबिल गौर है। ऐसे में जब राहुल गांधी अपनी पूरी ताकत देश को जोड़ने में झोंक चुके हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता दिनों रात उसके लिए मेहनत कर रहे हैं और उससे बदलता हुआ जो नैरेटिव है, देश के अंदर जो जनता का मूड बदल रहा है, इससे यकीनी तौर पर सत्ताधारी पार्टी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो लोकतंत्र विरोधी हो सकती हैं, उनमें एक बेचैनी ज़रूर पाई जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा से देश की जनता का मूड बदल रहा है। जिस कांग्रेस के बारे में ये कहा जाने लगा था अब उसका वजूद ख़त्म हो गया है, वो अपनी खोए हुए उस वजूद को कायम करने में कामयाब हो चुके हैं। इसमें कोई दो राय और शक नहीं। 2024 का जो लोकतंत्र जो आम चुनाव होंगे, पार्लियामेंट्री चुनाव होंगे, उसमें भारत जोड़ो यात्रा के नतीजे आपको ज़रूर दिखाई देंगे। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ कांग्रेस मुक्त भारत का समर्थन कर रही थी या दिल ही दिल में खुश हो रही थी, शायद उनको इससे मायूसी ज़रूर होगी कि वापस कांग्रेस अपना वजूद कायम करने में लग गई है। समझना और समझाना ये बात है कि इस वक्त जिस विचारधारा के साथ आम आदमी पार्टी चल रही है, उसका कहीं ना कहीं मेल आरएसएस के साथ खाता है। यहाँ एक बात और समझने की है वो ये कि आरएसएस जातिगत आरक्षण की समीक्षा क्यों करना चाहता है और देश में जाति के आधार पर सर्वे क्यों नहीं कराना चाहता। यहाँ एक सवाल इस वीडियो के माध्यम से अरविंद केजरीवाल से ये है कि क्या वो जातिगत आरक्षण की समीक्षा के सपोर्ट में हैं या फिर विरोध में हैं। एक बात ज़रूर है कि अब तक जो भी
आम आदमी पार्टी की कारगुजारियाँ वो यकीनी तौर पर जनहितैषी हैं और उन्होंने अब तक जो भी काम किया है वो प्रदेश को विकसित करने की नीयत से किया होगा, लेकिन आइंदा उनकी क्या विचारधारा रहेगी इसके बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी होगा। देश में शांति देश के सांप्रदायिक सौहार्द के साथ जुड़ी होती है और देश का विकास देश की शांति के साथ जुड़ा होता है। अगर सियासी और सांप्रदायिक शांति होगी तो फिर देश विकसित होगा, अन्यथा वो एक खामो ख्याल ही रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करने की मेहरबानी फरमाएं और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करें ताकि ये विचार देश के तमाम लोगों तक पहुंच सके। शुक्रिया।